फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, ऐ मदीने की ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़-ए सफ़र, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली तो हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। Assalamu alaikum Nazreen and welcome to our transmission Mahe Ramzan. I hope you are enjoying our all the shows और आज फिर हम आपके पास एक नया शो लेकर आए एक नए टॉपिक के साथ। आप इस शो को देखते रहिएगा बिकॉज इस शो में बहुत सारी हम इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है तरबियत, ख़ास तौर पे बच्चों की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस हवाले से हमने ये मौजू अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिसाइड किया, ज़ाहिर है वो दर्जी उरूज के कपड़े ला रहा था तो हम बैठे हुए थे इंतज़ार में, तो उस वक्त टॉपिक आया जहन में। अच्छा, इस टॉपिक की रेलेवेंस ये भी है कि माह रमज़ान में जिस तरह अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए, इबादत के ज़रिए हमारी तरबियत करता है, तो हर घर में ये लाजिम है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। अगर आज आप शादीशुदा नहीं, एक दिन शादीशुदा होंगे, आपकी औलाद होगी तो हर एक की औलाद होनी है, तो ये वो लेसन है जो ना स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कोई नहीं सिखाता। माँ बाप ने सिखाया, आपने सीखा, मगर आपकी तरबियत जब माँ बाप ने की थी वो ज़माना और था, वो दौर और था। ये दौर और है और आने वाला दौर कुछ और होगा। तो ज़माने के साथ क्या तरबियत के तरीके बिल्कुल चेंज होता है? बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। आज आपको 2 साल के बच्चे को आपने हाथ में आईपैड दे दिया या मोबाइल फोन दे दिया, वो खाना खा रहे हैं। सही। पहले क्या होता था? पहले माँ बैठती थी, प्यार करती थी, बच्चा खाना खाता था। आज नहीं है। तो अब वो बच्चा जब स्क्रीन को देखता है
और एंटरटेन होकर खाना खाता है तो सारी जिंदगी क्या करेगा? जब उसको खाना खाना होगा उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा, अभी जब बात सुन रही थी तो मैंने एक बात जहन में आई कि जब कोई डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर की डिग्री लेता है, वो स्कूल पास करता है, 5-6 साल स्कूल पढ़ता है, फिर उसके बाद हाउस जॉब करता है, फिर उसके बाद वो कोई स्पेशलाइजेशन करके कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है। माँ बाप एक वो रोल है जो पूरी जनरेशन को आगे लेके चलती है तरबियत, लेकिन ना इसकी कोई स्कूल है, ना इसकी कोई टीचिंग है। आप वही सीखते हो, वैसा ही करते हो जैसा आपको पिछले आपके घर वालों से मिला, आपके माँ बाप से मिला। बिल्कुल सही। और ना, उसके अंदर कोई करप्शन भी हो सकती है, इन अ वे कोई करप्ट सॉफ्टवेयर भी आपके अंदर आ सकता है, नॉट करप्शन। अगर आपकी शादी अभी आप 24 साल की हो, आपकी तरबियत 24 साल पहले हुई, सही, अब आपकी औलाद होगी 25वें साल, तो 25 साल के दरमियान जो पीरियड आया उसमें चीजें बड़ी चेंज होगी, माइंडसेट चेंज हो गए, परसेप्शन नजरिया चेंज हो गए, लोगों की चॉइसेस, लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद चेंज होगी, रहन सहन के तरीकों में बड़ी चेंजेस आ गए इंसान की ना। और एक वर्ड हम सुनते हैं जनरेशन गैप, हाँ, उसके बारे में बताओ, जनरेशन गैप क्या है? साइकोलॉजिकल है बेसिकली जनरेशन गैप। देखिए, आज से पहले इंसान फितरत के बड़े करीब था, नेचर के बड़ा करीब था। आज इंसान आर्टिफिशियल जिंदगी गुजार रहा है। तो वो जो सोच थी लोगों की, जैसे मिसाल के तौर पे चूंकि रमजान का महीना, इस हवाले से अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना, माँ बाप की इज्जत करना, मेहमान आए तो बड़ी खुशी है कि मेहमान आया, बरकत आएगी। अब मेहमान किसी के घर जाए तो घर वाले परेशान हो रहे थे, क्यों आ गया भाई, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने आ गया लोग। पहले मोहल्ले में एक घर को दूसरे घर का पता होता था, आज भी गांव के अंदर घरों के बाहर औरतें बैठी है शाम को या मर्द बैठते हैं और पूरे गांव की न्यूज होती है, कौन बीमार है, किसकी शादी है ना, हर चीज पता चलती है। तो ये जो थिंकिंग थी ये बहुत चेंज हो गई, इसको जनरेशन गैप कहते हैं। अच्छा, गैप इसलिए है कि चीजें चेंज हो गई, ठीक, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। कहते हैं कि आई थिंक आज से कोई 50 साल पहले, आई एम नॉट श्योर, मे बी नंबर्स थोड़े गलत हो, जनरेशन का गैप 10 साल का होता था, बट इन द रिसेंट टाइम वो जो जनरेशन गैप है वो अब 5 साल के हो गए। यानी कि हमारा और हमसे पिछली जनरेशन का जो गैप है या हमसे अगली जनरेशन का जो गैप है वो सिर्फ 5 साल का है। 5 साल के बाद हर चीज चेंज हो जाती है, बिकॉज द पेस इज वेरी फास्ट। पेस पास है, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आपके पास आ रही है। आज आप देखें ना, हमारे एक दोस्त हैं काशिफ साहब, वो बैठ के वीडियो देखते हैं। जब वीडियो देखते हैं तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन उनको वीडियो से मिल रही है। काशिफ साहब मेरे खास दोस्त। अब अखबार भी नहीं पढ़ेंगे वो। हाँ। अब लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, अब अखबार पूरा का पूरा ऑनलाइन आ गया आपके पास। ठीक। तो वो जो कागज को छूना, किताब को छूना, वो जो टच एलिमेंट था वो चला गया। आज आप ई बुक्स पढ़ लेते हैं, किंडल पे किताब पढ़ लेते हैं। तो थिंग्स हैव रियली चेंज। अब हमें करना है कि अपने बच्चों की तरबियत हालात हाजरा के हवाले से मॉडर्न ज़माने के, जो मॉडर्न ज़माने की रिक्वायरमेंट्स है उस तरह करनी चाहिए। सही, हम जाके देखेंगे आगा अब्बास साहब को, और लेकिन आके हम डॉक्टर मोई से ज़रूर पूछेंगे कि इस बदलते टाइम के साथ हमें किस तरह अपनी तरबियत को ऐसे रखना चाहिए कि ताकि हमारी जो जनरेशन है वो अच्छी निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है कि पूरे रोज़े रखने की नीयत भी इन्होंने की है और वो चाहते हैं कि रमज़ान के रोज़े मिस ना हो जाएं, और मैं ज़रूर मदद करूंगा इसमें। ऐसा रूहानी नुस्खा आपको बताऊंगा कि आपका बुखार इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। देखिए, अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है और आपको कल रोज़ा रखना है तो आप ये करें कि एक शीशे के बर्तन पर, शीशे के ज़र्फ़ पर, जैसे डिश होती है ना शीशे की, या शीशे की प्लेट होती है, उस पर आप ज़ाफ़रान से, और ज़ाफ़रान ना भी हो तो आब ज़मज़म हो और खाके शिफ़ा हो, आब ज़मज़म और खाके शिफ़ा से आप सिर्फ़ एक आयत लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। सिर्फ ये एक 3-4 लफ्ज़ों की आयत आप लिखें और इसको पानी से, आब ज़मज़म से धोकर आप पी लें। आपका बुखार इंशाअल्लाह चंद दकीकों के बाद उतरना शुरू हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका बुखार इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। कुरान पाक में बेइंतहा शिफा मौजूद है। एक और नुस्खा बताता हूँ कि सूरे अंबिया आयत नंबर 69, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मेरा बुखार जो है वो उतरता नहीं है, कोई ऐसा नुस्खा बता दें। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि एक कागज़ पे तहरीर करो सूरे अंबिया की आयत नंबर 69, यानी कि 1 कम 70। वो आयत ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
उल या नारकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू इब्राहीम के लिए सर्द हो जा। ये आप कागज़ पे लिखिए और कागज़ को ऐसे फोल्ड करके डोरी से सर के ऊपर, माथे के ऊपर यहाँ बांध लीजिए। आपका बुखार थोड़ी देर के बाद उतरना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इन दो नुस्ख़ों पे, रूहानी नुस्ख़ों पे आप इस अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। वेलकम बैक एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड वॉचिंग आगा अब्बास साहब। सर हम बात कर रहे हैं तरबियत की। जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है और जिस पेस और जिस फास्ट तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, हम किस तरह एज बीइंग अ पेरेंट और एज बीइंग अ रोल मॉडल हम किस तरह अपकीप करें अपने आप को सो दैट वी कैन एजुकेट द न्यू जनरेशन। देखिए, बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँ और फिर बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन ठीक है। करूँ। पहले दौर में रोल मॉडल होता था वालिद ओके, या दादा, बिल्कुल, या मामू या खाला या खालू, जो भी होता रोल मॉडल होता। आज रोल मॉडल आपके घर से बाहर है। आप रोल मॉडल उसको बनाते जो टीवी पे है, कोई स्पोर्ट्स का बंदा, कोई एथलेटिक का बंदा, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस, वो आपके रोल मॉडल है। बहुत कम आपके रोल मॉडल वो है जिनका ताल्लुक माशरे की नशोनुमा और माशरे को उठाने में और बिल्डअप करने में, बहुत कम है रोल मॉडल। आज के दौर का बच्चा ग्लैमर से बड़ा मुतासर है। सही, ठीक है, शोबिज, ग्लैमर, और वो भी उसमें जाना चाहता है बिकॉज उसको पता है फेम बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है वगैरह। पहले ही होता था जी बच्चा डॉक्टर बने, बहुत बड़ी बात होती है, इंजीनियर बहुत बड़ी बात होती है। आज ये कहता है हमारा बेटा एक्टर बने, आज बेटा हमारा क्रिकेटर बने। तो ये चीज़ें बड़ी तरजीहात चेंज होगी। अब बेसिक चीज़ क्या ज़रूरी, हम इस तरबियत को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। अच्छा, बिफोर आप 3 फेजेस में डिवाइड करो, एक्टर और क्रिकेटर बनना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ बताऊं तरजीहात कैसे चेंज अच्छा, इस तरजीहात पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं जो मैं अगेन आपके पास नॉलेज है और मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हम दोनों के पास। एक इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ रही थी मैं कहीं पर कि यूएस के अंदर इस वक्त जो यंग जनरेशन है वो बनना चाहती इन्फ्लुएंसर, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और चाइना में जो है वो बनना, वो दे आर गोइंग टुवर्ड्स साइंस, दे आर गोइंग टुवर्ड्स एस्ट्रोफिजिक्स एंड दे आर गोइंग थ्रू कि वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज की तरफ जा रही है। तो ये जो शिफ्ट आया है ये भी इसलिए है कि जो आज की जनरेशन और ग्लैमर से बहुत मुतासिर है। बिल्कुल सी, और ये शिफ्ट देखना अगले 20 साल में चाइना कहाँ होगा, अमेरिका कहाँ होगा। सही, ये क्योंकि नेशन बनता है लोगों से, अफराद से। जब अफराद डिस्कवरी पे जाते हैं, रिसर्च पे जाते हैं, साइंस पे जाते हैं, तो फिर उनकी तरक्की और होती है। इन्फ्लुएंस पे जाते हैं, कुछ और होता है। सही। अच्छा, अब आप मरहलों की बात कर रहे थे, तो हम मरहले की अच्छा, बात वैसे तो मैं बता दूं, मुझे कई दफ़ा ऑफर भी आई एक्टिंग करने की, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों सर, आप कर सकते हो? हाँ, मुझे नादिया खान कहा करती थी कि आपकी आंखें बोलती हैं। हाँ, मैंने, मगर तो बुरी नहीं है एक्टिंग करना, अच्छी बात है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाउ ट्रेंड्स हैव चेंज। आज अगर आप हेयर ड्रेसर बनते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं, तो यू मेक मोर मनी देन एन इंजीनियर। या, ठीक है, and which is not bad. Which is Again, not you bad, can- it's a good- You can take just as a disclaimer ये बात कर रही हूँ, you can be a makeup artist, a competent makeup artist, a competent hairdresser, that's fine. But what he's trying to say कि आपका जो नजरिया है चीज़ों का बहुत चेंज होगा। अक्सर डॉक्टर मोइस कहते हैं कि अशफाक अहमद की साहब की जो वो हुआ करती थी महफिल होती थी जाविया, वो आज के दौर में अगर पीटीवी पे हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसकी रेटिंग बहुत ही कम होगी, लोग देखेंगे ही नहीं। सही, because everybody wants to see the drama and the Drama and glamour and glamour, वो everything. चीज़, Yeah. Okay, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अगेन मरहलों पे आ जाते हैं। आप मरहले समझाएं हमें। देखिए, तरबियत। पहला मरहला होता है बच्चे की पैदाइश से लेकर 7 साल की उम्र में। सही, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, जिस तरह आप घर बनाते तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जमीन खोदते हैं, उसमें पिलर डालते हैं, उस पिलर को मजबूत करते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो पहले 7 साल की एज में 7 साल की एज में बच्चे का माइंड बहुत ही इंप्रेशनेबल होता है। ओके, स्पंज की तरह। आप स्पंज को पानी में डाले, वो पानी को चूस लेगा। ठीक है, तो इंप्रेशनेबल होगा। दूसरा, फर्स्ट 1, 2, 3 इयर्स में बच्चा सुनता है ज्यादा, देखता ज्यादा है, मगर जो अमल करता है वो एक्ट करके करता है, यानी देख कर अमल करता है। तो बच्चा देख कर वो करता है जो माँ बाप कर रहे हैं, सुनने को ज्यादा प्रोसेस नहीं करता। तो एक दफा एक जुमला कहती थी ना, चाइल्ड कैन फेल टू लर्न बट अ चाइल्ड कैन नॉट फेल टू इमिटेट। तो इमिटेट ज्यादा करता है। ये जो 7 साल की एज है, इसमें जिन चीज़ों की तरबियत में शामिल होना चाहिए वो ये होना चाहिए
कि वालिदैन बच्चे के सामने कोई टेंशन डिस्कस ना करें, कोई मसले डिस्कस ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। माँ बच्चे के सामने ना अपनी सास को, ना ससुर को, ना उसके हस्बैंड के भाई को, देवर वगैरह को, किसी को बुरा भला ना बोले, गीबत ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। बच्चे की पूरी शख्सियत जो है ये 7 साल के अंदर बिल्ड होगी, और उसके बाद जो होगा वो इसी का एक्सटेंशन या रिफॉर्म होगा। अगर फॉर एग्जांपल 7 साल तक अगर बच्चे की तरबियत वैसी नहीं हुई है, हो सकता है किसी को जो इस वक्त शो देख रहा है उसके बच्चे 9 साल के हो, 10 साल के हो, तो क्या उस 7 साल की प्रोग्रामिंग में कोई चेंजेस हो सकते हैं? हो सकते हैं, मगर वो माँ बाप नहीं कर सके, हमें करना प्रोफेशनल करेंगे। हम ठीक है, professional करेंगे। हमने एक पहला मरहला तो डॉक्टर मोहित से सुन लिया जो 1 साल से लेकर 7 अच्छा, साल एक चीज मैं और बता दूं इस मरहले में। आपको पता है नाजरीन के हमारे ब्रेन में बिजली का करंट होता है, और इसको आमतौर पर 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है गामा, जहां बहुत इलेक्ट्रिसिटी होती है, बहुत वोल्टेज हाई होता है, एम्पियर जिसको कहते हैं हाई होता है। उसके बाद है बीटा, इस वक्त हम सब बीटा में है। ये साइकिल हमारी 20 साइकिल्स पर सेकंड पे ब्रेन जो है वो थड़कता है, धड़कता है, क्या कहेंगे उसको, इर्ताश होती है, इर्ताश होती है, पल्सेट करता है, इसको एक्चुअल वर्ड पल्सेशन है। तो इस वक्त हम सब जो भी दिन में काम करें, खाना खाएं, हमारा बीटा फ्रीक्वेंसी रेंज है जो 20 से 14 के दरमियान होता है साइकिल्स पर सेकंड। फिर जब आपको थके होते हैं, आंखें बंद करके आप नींद के बारे में सोचते हैं, या कोई किताब में मगन हो जाते हैं, कोई फिल्म देखने में इतने जज्ब हो जाते हैं, जैसे तुम होती हो, ऐसे जज्ब हो जाते हैं कि आपको लगता है मैं वो कैरेक्टर हूं। उस वक्त आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा होती है, 14 से 7 साइकिल्स पर सेकेंड हर्ट्ज के दरमियान होती है, राइट। और उसी में आप सो भी जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें जाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी होती है थीटा। थीटा बहुत डीप होती है, यहाँ बॉडी रिपेयर करती है अपने आप को। और फिर डेल्टा, जो कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक बारीक लकीर होती है। बच्चा 7 साल की उम्र में ज्यादातर उसकी प्रीडोमिनेंट ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थीटा होती है। थीटा में क्रिटिक नहीं हो सकती कोई चीज। आपने माँ ने कहा, मैं मिसाल दूं, हमारे साथ एक केस हुआ था दोस्तों, ये सुनने के काबिल है केस। एक बहुत बड़ा बैंकर था, बड़ा यंग डायनामिक बैंकर, बड़ा कामयाब। उसकी बैंक में उसकी एक कुलीग थी जिसके से उसको मोहब्बत हो गई। लड़की के बंगाल से थी, यानी बंगाली थे, शिफ्ट हुए वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट से। अब वो लड़की से मोहब्बत होगी, 6 महीने 8 महीने वो डिनर शिनर पे गए, एक दूसरे को समझे, फाइनली डिसाइड किया कि हम शादी कर रहे हैं। अब जब शादी कर ली तो लड़की जाहिर है अपना घर छोड़ के इसके घर पे आ गई। कुछ अरसा गुजरा के इनके दरमियान इश्यूज शुरू हुए, और इश्यूज इतने शुरू हुए कि 1 साल में लड़की ने खुला ली और चली गई। सही। ये लड़का चूंकि प्यार करता था, डिप्रेशन में चला गया शदीद, साइकाइट्रिस्ट के पास गया, उन्होंने दवाई दी, फर्क नहीं पड़ा। 3-4 साल वो धक्के खाता रहा डॉक्टर्स के। अच्छा, मैं ही नहीं कहता डॉक्टर इलाज नहीं करते, बिल्कुल करते, मगर इसका प्रॉब्लम कुछ और था जो मेडिसिन से नहीं हल हो रहा था। मेडिसिन से हल नहीं हो रहा था। तो किसी ने हमारे बारे में बताया, हमारे पास आया, तो मैंने पूरी स्टोरी सुनी। मैंने कहा भाई इसका इलाज हिप्नोटिज्म में, जिसको हम हिप्नोसिस कहते हैं, आम लोग उसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। हमने उसको हिप्नोटाइज किया। पहले तो हमने कहा कि भाई तुम्हें कुछ याद है, कोई ऐसी बात जो बचपन में कहता है कुछ याद नहीं है। अच्छा, ये सारी आपके सबकॉन्शियस में फंस जाती है, तहत शऊर में फंस जाती है, ऊपर नहीं आती। नाज़रीन, ये सुनने की स्टोरी है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की तरबियत में किन चीजों का ख्याल रखना है। खैर जी, उसको हिप्नोटाइज किया, मैं पीछे ले गया। पीछे जब ले गया तो वो 5 साल की उम्र में ले गया उसको, जब 5 साल का था वो। और उसने जो बताना शुरू किया, उसने कहा मैं सुबह उठाऊं, घर में बड़ा शोर है। वो बेचारा कमरे से बाहर आया, देखा लाउंज में पुलिस है, खाला आई हुई है, फुप्पो आई हुई है, पड़ोसन मार होए जा रही है। तो खाला ने उसको अपने पास बिठा लिया, बच्चे को ना, ये भी बेचारा परेशान, सुबह सवेरे क्या, वो 5 साल की उम्र। वहां उसकी खाला उसकी मां से कहती, मैं तुमसे कहती थी बंगाली चोर होते। अच्छा, ये जनरलाइज स्टेटमेंट था। मैंने कहा था ना थीटा में क्रिटिक नहीं हो सकता, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो मां ने कहा, मैंने उसको रखा था कि चलो अच्छा है आदमी। पता ही चला कि उनके घर पे एक बंगाली नौकर था जो चोरी करके भाग गया। अच्छा, बच्चे ने ये बात, मैंने कहा ना, जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो गई, क्रिटिक नहीं कर सका, बड़ा हो गया, बात भूल गया। जब लड़की से मोहब्बत हुई बंगाली थी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही घर में आ गई शादी के बाद, एक छत के नीचे आ गई, उसका जो सबकॉन्शियस था
उसने फौरन अलार्म लगाया कि भाई वो चोर तो ये भी चोर, क्योंकि बंगाली इनके घर पे रहता था जो मुलाजिम था। जब तक वो बाहर मिलते रहे ठीक था, जैसे घर में लड़की आई, छत के नीचे रही, तो उसके अंदर जो सबकॉन्शियस क्या करता है, सबकॉन्शियस कभी बड़ा नहीं होता। ये माँ बाप अच्छी तरह सुन ले, 7 साल में आपका सबकॉन्शियस कंप्लीटली बन जाता है, उसके बाद बड़ा नहीं होता। आप बड़े हो गए, आपने अपनी चॉइसेस चेंज कर दी, नजरियात चेंज कर दिए, वो अंदर वैसा का वैसा रहेगा। तो अब उसको अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई, और फीलिंग क्या आई, उसको अपनी बीवी पे शक होना शुरू हुआ, क्योंकि चोरी का शक सही वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुआ। अब वो शक होना शुरू हुआ, तो अभी कभी दफ्तर से वो जल्दी आ जाए, कभी बीवी लेट आए, तो अब इसने शक करना शुरू किया। जब शक शुरू कर दिया तो दोनों में इख्तिलाफात, लड़की आके तंग आ गई, उसने खुला लेके चली गई। जब उसको ये वाकया याद आ गया पूरा कि 5 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, उसका वो डिप्रेशन खत्म हो गया। वो डिप्रेशन ना केमिकल इम्बैलेंस था, कुछ भी नहीं था, वो उसका सबकॉन्शियस उसको डिप्रेस कर रहा था, बिकॉज उसने गलत फैसला किया। एक मेमोरी को लॉक कर दिया, मेमोरी को लॉक कर दिया था। और जो डॉक्टर मोइज ब्रेन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट हम फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, सो दैट यू कैन गो एंड रेफर टू इट कि क्या ब्रेन फ्रीक्वेंसी की साइकिल्स होती हैं। और जो बिल्डिंग ब्लॉक की डॉक्टर मोइज ने बात की, तो हम आके पूछेंगे कि ये जो इनका बात, ये बात कर रहे हैं कि बच्चा क्रिटिक नहीं करता, इसका मकसद क्या है। लेकिन आफ्टर वॉचिंग योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। माह मुबारक अपनी तमाम आबोताब के साथ जलवा अफरोज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें पुकार रही हैं कि बंदे तू बता तुझे क्या चाहिए। वो माह मुबारक कि जिसके बारे में रब खुद कहता है कि इसका सिला मैं हूँ, इसका फल मैं हूँ, और जो कुछ तुम करोगे वो उसके लिए मैं खुद सिला बन जाऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम पे मोहब्बत है, करम है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि उन्होंने हम पे वो रहमतें जो किसी और उम्मत को ना दी। उम्मत को, किसी भी उम्मत को इबादतों का सिला, नेकियों का सिला मिला है, लेकिन नेकियों के बदले में रब नहीं मिला। रब तो इस महीने में कह रहा है कि मैं खुद आपके लिए हाजिर हूँ। इस महीने के अपने कुछ आदाब हैं और कुछ अंदाज हैं, अगर उनको हम पेश नज़र या मद्देनज़र ना रखें तो फिर जो हम इबादत करने चले हैं या जो हम रोज़ा रख रहे हैं उसमें कुछ हमें दिक्कतें आ सकती हैं। आज मैं आपसे योगा में जो अफ्तार और सहरी के मामलात हैं उनमें से एक मौजू सहरी पे डिस्कस करूँगा, जिसके बाद अगले में इंशाअल्लाह अफ्तार के ऊपर भी बताऊँगा। हम योगी खाने में 3 तरह की चीज़ें जानते हैं। एक खाना या खाने को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक खाना जो राजसिक होता है, ये राजाओं का खाना होता है, बहुत भारी खाना होता है, बहुत महंगा खाना होता है और गरीब की दस्तरस से बहुत दूर होता है। ऐसे खाने जब हम खाएंगे तो हम बीमार भी हो सकते हैं, हम मोटे भी हो सकते हैं, प्रोटीन की ज़्यादती भी हो सकती है, लेकिन ये सुस्ती और काहली पैदा करता है। तो सबसे पहले आप सहरी में कोशिश करें कि बहुत भारी चीज़ें ना खाएं जिनको हज़म होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग समझते हैं ना कि हमने ज़्यादा देर तक हम खा लेंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा नुकसान करेगा। दूसरा खाना जो तमासिक है, बुरा है, यह है बासी खाने। अक्सर देखा गया है कि लोग रात को खाना बना लेते हैं और उसको रख लेते हैं, या 2-3 दिन पुराना खाना दोबारा गर्म करके सहरी में खा रहे होते हैं। तो अगर ताज़ा बनाएंगे तो उसके फ़वाइद कुछ और होंगे, और अगर आप दोबारा गर्म करके खाएंगे तो उसके फ़वाइद कुछ और होंगे। लेकिन तीसरा खाना जो है वो सत्विक है, और सहरी में सत्विक सादा खाना खाना चाहिए। जितना सादा खाना आप खाएंगे, बजाय इसके कि आप लस्सी के गिलास पिएं, बजाय इसके कि आप शरबतों का जो है अंबार है अपने पेट में डाल दें, उमंड दें, कोशिश करें कि सादा पानी पिएं, और पानी भी सादा, ठंडा नहीं। तो सहरी में जब आप सहरी का एहतमाम कर रहे हों तो कोशिश करें कि आपकी जो दस्तरखान है वो दस्तरखान सादा चीज़ों पे तरतीब दिया गया हो, जिसमें रोटी और सालन हो। सालन भी बहुत मिर्चों मसाले वाला नहीं होना चाहिए, वरना वो राजसिक हो जाएगा। तो सादा खाना लीजिए, आप दही के साथ भी ले सकते हैं, आप कोई भी सब्ज़ी ले लीजिए। बेहतर होगा ऐसी चीज़ें लें
जिसमें पानी की मकदार, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। कोशिश करें कि ड्राई चीज़ें आप ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ, और ऐसी चीज़ें भी याद रखिए जो कि पेट में जाने के बाद खुश्की पैदा करती हैं और पानी को जज़्ब कर लेती हैं, सहरी में नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश करें, जैसे आपने देखा होगा हम खजला फैनी खाते हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि जब उसमें दूध डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद दूध तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है। अब सोचिए जब हमारे जिस्म में ये जाएंगी तो हमारे जिस्म की जो लिक्विड है उसको भी ये ख़त्म कर देंगी और हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश करें कि इससे इज्तनाब करें और घर में जो मौसर सत्विक खाने, सादे खाने, उनको खाइए। सादा पानी पीजिए, और सादा पानी के लिए आप कोशिश करें कि जब आप उठें, आँख खुले, मुँह हाथ धोने के बाद पानी पी लिया, या रात में अगर आपको आँख खुलती है तो पानी पी लीजिए तरावी के बाद, और अगर आप रात को उठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी आप पानी पी सकते हैं। पानी की मकदार बढ़ा दीजिएगा। तो अफ्तार से सहरी तक पानी ज़्यादा पीजिए। सहरी में एहतियात रखिए और कोशिश कीजिए कि हल्की चीज़ खाएं। हम योगी वैसे दोपहर में दही खाते हैं, लेकिन सहरी में हम कहते हैं कि चलें आप दही खा लें, लेकिन कोशिश करें कि सादा खाना खाएं। मैं समझता हूँ कि ये हल्की सी एहतियात आपकी सहरी को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाएगी, और दिन में जब आप रोज़े में होंगे तो आपको बहुत सुकून देगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। और योगी वजाहत की बहुत सारी अच्छी बातों के बाद अब आपसे ये सवाल है मेरा कि ये जो आप बार बार कह रहे हो कि बच्चा क्रिटिक नहीं करता, थीटा के अंदर बच्चा क्रिटिक नहीं करता, इसका मकसद क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरलाइजेशन। हम सोचते भी जनरलाइजेशन में, हम बोलते भी जनरलाइजेशन में, अमूमी जिसको उर्दू में कहते हैं। मसलन जब खाला ने ये कहा कि तुम्हें कहा था बंगाली चोर होते हैं, तो उसका आई एम श्योर खाला का ये मतलब नहीं था कि पूरी बंगाली चोर होते हैं, मगर उसने बोला वो जनरलाइजेशन था। बच्चा चूंकि 5 साल की उम्र थी, जज्ब किया, उसने क्रिटिक नहीं किया कि नहीं सारे चोर नहीं होते, बाज बहुत अच्छे लोग होते, और चोर तो हर कौम में होते हैं, जरूर हर रेस में होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। अमेरिका में चोर बहुत हैं, अंग्रेज चोर है। तो कहने का मतलब है हर मुल्क में, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और बंगाली में तो क्या बात है, हमारा पायलट था, क्या नाम था उसका, जिसने इंडिया के कितने प्लेन 65 की वॉर में, आलम स्क्वाड लीडर आलम बंगाली था। उसका तो दुनिया में रिकॉर्ड है कि इतने मिनट में इतने जहाज गिराए इंडिया के। तो इसका यह मतलब नहीं कि सारे बुरे लोग हैं, राइट, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन बच्चे ने जर्नलाइज टर्म में ले लिया, क्योंकि जर्नलाइज बोला गया था। सही। तो और उसे जर्नलाइज, देखिए याद रखें, 7 साल की उम्र क्रिटिकल क्यों है? जब बच्चे को कोई बात सुनता है जो कि ऐसे शख्स से आती है जिससे वो प्यार करता है या ट्रस्ट करता है, उस बात को वो एज इट इज ले लेता है। सही। इसीलिए जो माँ बाप कहते हैं, माँ बाप की आदत है, माँ बाप की बातें वो चलती रहती है, बच्चे का उसकी हकीकत बन जाती है, उसके बिलीव्स बन जाते हैं। सही। आपको लगता है कि वो 7 साल की उम्र बिलीफ सिस्टम हमारा पूरा बिल्कुल बन गया, सब कुछ ठीक, आपके पूरा बिलीफ स्ट्रक्चर बन गया, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए तमाम। क्योंकि आपका बच्चा जो है उसका एक्सपोजर घर में ज्यादा है, ज्यादा स्कूल जाता है, सही, मगर असल जो चीज घर में होती है। ठीक। तो माँ बाप, दादा दादी, खाला खुला। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खवातीन मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनें मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने अपने घरों के अंदर अपने रिश्तों को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करना। यानी आप देखें कि हर घर में मामू फरिश्ता, खाला फरिश्ता, नाना फरिश्ता, नानी फरिश्ता, हाँ। और दूसरी तरफ जो बाप के रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे डेविल। ये जो आप फर्क करते हो ना दोनों में, जो बच्चे के जहन में डाल रहे हो, तो वो बच्चे के जहन के अंदर रिश्तों का एहतराम तो खत्म हो जाता है, रिश्तों को वो लेवल करना शुरू करता है। तो आप देखें हमेशा बच्चे का रुझान और झुकान माँ के खानदान के साथ होगा, ज्यादा मोहब्बत होगी, और वालिद के खानदान के साथ ही है। अब शौहर जाता है सुबह से शाम, काम करता है, रात को घर आता है, वो बच्चे को वो वक्त नहीं दे सकता जो माँ देती है। तो ये बात प्लीज अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के अंदर ये पॉइजन ना डालें, ये जहर ना डालें कि ये सही है, ये गलत है। अगर आपके आपस में इश्यूज भी होते हैं फैमिली में, वो इश्यूज अपनी हद तक, अपने शौहर की हद तक रखे, बच्चों के दरमियान ये बातें ना करें। सही। हम क्रिटिकल, जो आपने कहा ना क्रिटिक नहीं करता, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें कि किस तरह क्रिटिक नहीं करता। देखें,
क्रिटिक का मतलब है कि आप किसी चीज को, किसी बात को लॉजिक के जरिए समझने की कोशिश करते हो। ठीक है। ठीक है। अब लॉजिक के जरिए समझने के लिए दो चीजें चाहिए, एक आपके पास नॉलेज चाहिए, एक आपके पास एनवायरनमेंट का सपोर्ट चाहिए। बच्चे के पास ना नॉलेज है ना एनवायरनमेंट का सपोर्ट है। अच्छा, उसको कौन बताएगा, माँ या बाप? और तो वे बताएगा नहीं ना, दादा दादी बताएंगे। जब उस वाक़े में सारे मुतासिर होंगे तो सबका नजरिया एक ही होगा, बहुत कम होगा कि डिफरेंट होगा। तो ये दो चीजें चाहिए जब आप लॉजिकल थिंकिंग, जब बच्चा बड़ा होगा मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा वहां लॉजिकल थिंकिंग होती है, मगर 7 साल की उम्र में जितना एक्सपीरियंस बच्चे को मिल गया अच्छा बुरा, वो उसकी पूरी शख्सियत बना दी, वो फितरत बन गई जिस पे हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि एक फितरत अल्लाह ने दी इंसान को, बड़ी आला फितरत, फितरत सलीम, दूसरी फितरत माँ बाप ने बनाई। अगर इन दोनों में फर्क है तो बच्चे जिंदगी भर कभी सुकून से नहीं रहेगा, कभी खुशियां नहीं मिलेगी और गलत रास्ते पे तो जाएगा। वो सारी खवातीन और वो सारे हजरात जो ये बात करते हैं कि मेरा बच्चा न जाने क्यों डरना शुरू हो गया है, मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलता है, मेरा बच्चा चीज़ें छुपा देता है, मेरा बच्चा बदतमीजी करता है, तो वो कहीं और से नहीं सीखता, वो आपसे ही सीखता है। हम जाएंगे डॉक्टर मोइस की हैबिट के ऊपर और उनसे कुछ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक रूटीन बता रहा हूँ, एक हैबिट बता रहा हूँ जो मेरी है। हर सुबह उठने के बाद मेरी एक आदत बन गई और बरसों से बनी हुई आदत कि मैं सुबह उठते ही जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले दुरूद पाक, उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद खिड़की के पर्दे हटाने के बाद मैं इस चेयर पे बैठकर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ जिसको अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नेजल ब्रीथ कहते हैं। उसका तरीका बड़ा सिंपल है, दाएं नाक से सांस ले, यहाँ इसको बंद करें, फिर दाएं को बंद करके बाएं से सांस निकालें, बाएं से सांस ले, बाएं को बंद करें, दाएं से निकाल ले। यानी एक पग में एक नत्थे से सांस लेनी है, दूसरा बंद रहेगा, उसके बाद दूसरे से निकालनी है, फिर दूसरे से लेनी है, पहले से निकालनी है। ये अगर 10 मिनट आप करें रोज सुबह तो आपको हैरत होगी जब आप अपने काम पर या आप अपनी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी या ख़वातीन घर में फिर सुबह उठने के बाद जो नाश्ता तैयार करना होता है शौहर के लिए, बच्चों के लिए, या जो भी काम होते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिकॉज ये करती क्या है कि ये आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नॉट इन द नेगेटिव सेंस पर जिसको हम मेल फीमेल एनर्जी कहते हैं, सोलर लूनर एनर्जी कहते हैं, ये एनर्जी को बैलेंस करती है सुबह। और ये आदत अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगेन आपके रिलीजन के हिसाब से मुसलमान है, मैं तो सुबह पलंग पे जैसी आँख खुलती है दुरूद पाक और उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद पर्दे हटाकर बाहर देखा मौसम, सुबह उठ जाता हूँ और उसके बाद ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। और ये ज़रूर कीजिएगा और ये आपका एक हैबिट, एक बिहेवियर है, इस बिहेवियर को मुतवातिर करें, ये हैबिट बन जाएगी और इसके आपको सेहत के एतबार से, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के एतबार से बहुत जल्द आपको बेनिफिट नज़र आएंगे 40 या 42 दिन के बाद। शुक्रिया। वेलकम बैक। और आपने देखा डॉक्टर मोइस की एक हैबिट, अगर आप चाहते हैं आपका बिहेवियर भी किसी हैबिट में तब्दील हो तो 42 डेज तक किसी भी बिहेवियर को मुसलसल करते रहें और वो आपकी हैबिट बन जाएगा। अच्छा सर, आपने एक मरहला समझाया और आपने बताया कि 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र बहुत ही क्रिटिकल है और वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे मेन वो है, सबसे मेन वो है। अब हम आते हैं दूसरे मरहले पे। अच्छा, दूसरा होता है 7 साल से 14 या 15 साल की एज होती है, इसमें बच्चा टीनेजर बनता है। ठीक है, यहाँ वो दोस्तियां करता है, उसके दोस्त बनना शुरू होते हैं, यहाँ वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार करता है। मिसाल के तौर पर अम्मा कहते हैं तुमने आज ब्लू रंग की शर्ट नहीं पहनी, वो कहता है मुझे ब्लू पसंद है, ब्लू पहनी है। जब बच्चा अपनी मर्जी करे या बताए कि जी अम्मी मुझे ये खाना नहीं चाहिए, चॉइसेस बताए, मुर्तुजा तुम्हारा भाई, उसका अक्सर ये मसला था, उसको सब्जी नापसंद, भिंडी तो नफरत करता था। अच्छा, वजह पे ऐसे क्या थी? मुझे भिंडी पसंद नहीं थी। आपको नहीं पसंद? मुझे पसंद नहीं थी भिंडी, आज मुझे भिंडी बहुत पसंद है, उस वक्त नहीं थी। तो होता ये था कि जब उस देखता था, बचपन से देखता था कि अब्बू भिंडी नहीं खाते। घर में हमारे नाज़रीन 2 सालन बनते थे, एक सब्जी और एक गोश्त होता था, चिकन जो भी होता। तो मैं जिस दिन भिंडी बनती थी ना, मैं भिंडी नहीं खाता, वो छोटू देखता था कि बाप भिंडी नहीं खा रहा। बड़ा हुआ, अब मसला ये हो गया, मैं ट्रैवल करने लगा तो मेरी वाइफ का फोन आए कि इसने मुझे तंग करके रखा है, भिंडी बनाइए, खा नहीं रहा। मैं फोन पे बात करता, मीकू, मीकू कहते मेरे बेटे को, मीकू खा ले बेटा। नहीं आपने खाती, आप भी नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊं? अब वो वेजिटेरियन है, अब वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, सिर्फ सब्जियों का। तो कहने का मतलब था कि उसने
देखा और उसने सीखा और वो चीज उसकी रियलिटी बन गई। अब 14 साल की उम्र तक, 7 से 14 साल की उम्र से बच्चा अपनी शनाख्त ढूंढता है, अपनी पहचान ढूंढता है, अपनी एक आइडेंटिटी तैयार करता है। उसमें उसकी ये रंग पसंद है, ये दोस्त पसंद है, ये टीवी देखूंगा, ये नहीं देखूंगा। तो बराए करम अगर आपका बच्चा कहता है 14 साल का या 12 साल का, अम्मी मैं ये शर्ट पहनना चाहूंगा, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा अब एक इस काबिल हुआ है कि वो फैसले कर सके, डिसीजन ले रहा है। हाँ। तो 7 साल से 14 साल की एज में जो भी डिसीजंस आप लें उसमें अपने बच्चे को शामिल करें। फ्रिज लेना, अच्छा बेटा हमारे पास आपका शौहर बैठा हो, आप बैठे हो, अच्छा बेटा हम लोग ये कर रहे हैं, ये फ्रिज है, कौन सा लेना चाहिए तुम बताओ। अब्बू ये फैसला करे, अम्मी अगर लगे इख्तलाफ है तो कहे पर्ची डाल दो चलो, बट ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन। गाड़ी लेनी, अच्छा कहीं आपको सयाहत के लिए जाना है, चलो हुंजा चलें, गिलगित चलें, बेटा क्या करना है, क्योंकि ये एज वो होगी जहां बच्चा सीखेगा फैसला करने की सलाहियत पैदा और होगी, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस, सलाहियत, बच्चे को आप मौका दें कि वो फैसला करे तो जिंदगी में फैसले करेगा। ठीक, आपको पता है क्या, एक बात वैसे ही शेयर करी, पर्सनल बात है थोड़ी सी, कि जब डॉक्टर मोइज अपने लिए कुछ लेते हैं ना, गाड़ी ले रहे हैं या अपना कोई शर्ट भी ले रहे हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि जाके उरूज से पूछो। और मुझे मैं कहती सर आपको पहनना है, खुद ही खाना क्या पकाना है, उरूज से पूछो। अच्छा जब उरूज ने बता दिया तो अशफान से ही पूछो। सो हमारे घर में जो डिसीजन, जो टेबल पे खाना क्या होगा, हम कहाँ घूमने जाएंगे, हम कौन सी मूवी देखेंगे, ये हम तीनों मिलके करते हैं। इनफैक्ट ये जो आपके सामने इस वक्त ये पड़ा हुआ है टेबल, ये टेबल भी हमने इसलिए कि हम तीनों उस जगह पे थे कि हम तीनों को ये चीज एक पसंद आई। सो दैट इज समथिंग दैट यू पुट इन प्रैक्टिस। मैंने देखा, मुझे इंस्टेंट पसंद आई, हम एक फर्नीचर शॉप पे थे, अशफान को मैंने ऊपर बुलाया, ऊपर था, तो अशफान ने देखा, अशफान को भी पसंद आया, तूने देखा, तुझे हमने कहा ले लो। तो ये इसीलिए कि यू वांट एवरीबॉडी टू हैव दैट ओपिनियन, टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस, टू हैव दैट ओपिनियन। उस अगर आप बच्चे को इजाजत दो, उसको अलाउ करो कि वो अपना ओपिनियन कर सके, कंसर्न, तो जब बड़ा होगा, देखें जब यूनिवर्सिटी में जाएगा, प्रेजेंटेशन देगा, तो उसमें ये सलाहियत हो कि कॉन्फिडेंस के साथ अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। और वो बच्चे जो ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो अपने डिसीजंस को ओन भी करते हैं। इसी के साथ हम जाएंगे और देखेंगे डॉक्टर मोइज से गोल्डन वर्ड्स, और आके पूछेंगे डॉक्टर मोइज से तीसरा मरहला क्या है तरबियत का। सो कीप वॉचिंग। अब बच्चों की तरबियत में स्टेज 2, सेकंड स्टेज आता है, जहां 7 साल से लेकर 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र तक की डेवलपमेंट होती है। जो बच्चे ने पहले 7 साल देखा है, सुना है, महसूस किया है, यानी एब्जॉर्ब किया, जज्ब किया है, अब उसको मायने देने शुरू करता है, मीनिंग देना शुरू करता है। मेरे अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी अम्मी ऐसा क्यों कर रही है, मेरी अम्मी इस तरह बात करती है, ये होना चाहिए, मतलब अपने अंदर एक जिद्दोजहद चलती है, जहां वो चीज़ों को उस खाने में रखना शुरू करता है जिस खाने के अंदर उसको रखना आगे जाके। हमारा ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंटलाइज है, यानी कंपार्टमेंट है, बहुत सारे खाने हैं। अब उन बातों को जो उसने जज्ब किया उन खानों में रखने की कोशिश करता है, सही, गलत, अच्छा, बुरा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मगर इजहार कम करता है, यानी बोलता कम है, क्योंकि अभी उसकी इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत अभी डेवलप नहीं हुई। ये वो टाइम है कि जब आप बच्चे के साथ वो काम करें जो वो पसंद करता है। मिसाल के तौर पे वो फुटबॉल खेलना चाहता है तो आप उसके साथ फुटबॉल खेलें, वो कहता है मुझे ये बोर्ड गेम खेलनी है, आप उसके साथ बोर्ड गेम खेलें, जो वो चाहता है वो आप करें, ताकि इस डेवलपमेंट के स्टेज में बच्चा माँ बाप के साथ दोस्तों की तरह बन जाए, यानी दोस्त बन जाए, जिस तरह दोस्त आपकी हर एक्टिविटी में आपके साथ होते हैं। ये काम आपने करना है 14 ईयर्स की एज तक। वेलकम बैक। और आपने देखे डॉक्टर मोइज से गोल्डन वर्ड्स, और इनके बाद हम आपसे पूछते हैं अब कि थर्ड स्टेज क्या है तरबियत का। पहला बिल्डिंग ब्लॉक था 1 से 7। दूसरा जो था वो कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, नहीं बच्चे के अंदर कंपार्टमेंट बन गए, बच्चे की लाइक्स आ गई, डिसलाइक्स आ गई, चॉइसेस आ गई, फ्रेंड्स आ गई, और बच्चे को डिसीजन मेकिंग सीखा, तो कंपार्टमेंट्स बने बच्चे के अंदर। थर्ड जो है वो फाइनल अप्रोच बच्चे की होती है, उसको हम कहते हैं फ्लाइंग ईयर, यानी अब बच्चा उड़ेगा। ठीक है, 14 से आगे 21 साल तक अब बच्चा इंडिपेंडेंट है, सोच इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना माँ का ना बाप का। वो जिंदगी में अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करता है। ठीक है, यहां उसकी सबसे बड़ी रहनुमाई वालिदैन करते हैं। कभी इंपोज ना करे कि नहीं तुम डॉक्टर बनो या तुम इंजीनियर बनो, तुम सॉफ्टवेयर। आप देखें 14 साल से जब बच्चा आपका आगे जा रहा है तो उस वक्त आपने मॉनिटर करना है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट गूगल पे मिल जाता है। वहां हमने अक्सर लोगों को, जब हम कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें सीईओज को भी हम डील करते हैं,
कि भाई अच्छी खासी है, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 30 लाख रुपए सैलरी है, सब मिला के टेक होम सैलरी है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के फिर भी साथ, वो वो खुश नहीं है। और फिर वो जब हम उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराते, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ बैंक के प्रेसिडेंट्स के साथ ये किया हुआ है और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज के साथ किया हुआ है। ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता नहीं सकता, ना वो बताएंगे। तो जब हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट किया तो हैरत की बात हुई कि हमारे बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंस में 9 किस्म की इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई हुई है। तो उसमें एक म्यूजिकल है, एक लॉजिकल है, एक कैनेस्थेटिक है वगैरह, स्पेशल है। हाँ। तो उनमें से एक शख्स का मैं स्पेशली जिक्र कर रहा हूँ, उसकी जब मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस म्यूजिकल निकली। वाह। ठीक है। दूसरी निकली जिसके अंदर इंसान गौर व फिक्र करता है, नेचर फितरत को देखता है। अब मसला है कि वो जो काम कर रहा था वो लॉजिकल काम था, नंबर्स का। इंटेलिजेंस उसकी म्यूजिकल थी। तो ये जो बीच में तजाद था, कॉन्फ्लिक्ट था, उससे वो काम तो कर रहा था, खुश नहीं था। तो दैट विल कॉज स्ट्रेस एज वेल। डेफिनेटली वो स्ट्रेस कॉज होगा और वो आपको बीमार कर देगा। आपके पास बेहतरीन खाना है, आप इंजॉय नहीं कर रहे, आपके पास बेहतरीन गाड़ी, आप इंजॉय नहीं कर रहे, बेहतरीन आपके पास घर है, यू आर नॉट इंजॉइंग, बिकॉज आप काम करते वक्त आपकी वो इंटेलिजेंस जो एक्चुअल है आपकी, वो सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, बल्कि उसके अगेंस्ट जा रही है। म्यूजिक का ऑपोजिट लॉजिक है। तो अब मैंने उसको सजेशन दी, मैंने कहा काम करे, इज इट पॉसिबल कि आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन किसी म्यूजिक मास्टर को बुलाएं, वो आपको हारमोनियम या गिटार या वायलिन जो भी आप उसको सिखाए। उसने कहा इससे कहा, मैंने कहा करके तो देखें। अच्छा, उसने वंस अ वीक उसने कह दिया, एक म्यूजिक मास्टर को बुलाया और उसने उसको वायलिन, उसको बड़ा शौक था, तो मतलब कोई बजाया नहीं मगर था उसको शौक। तो वायलिन बड़ा मुश्किल है बजाना, मगर उसने सीखा। अब जैसे जैसे वो हफ्ते में 1 दिन वायलिन बजाता था उसके टीचर के साथ सीखता हुआ, उसके अंदर इतनी कमाल की तब्दीली आई, उसके फैसला करने की सलाहियत, प्लस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अब वो जो अपने एम्प्लॉइज के साथ रिलेट कर रहा था, कम्युनिकेशन वो कुछ और थी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, खत्म नहीं था। अब वो सबको खुश करता, स्माइल करता, बातचीत करता, हेल्प करने लगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बिकॉज हमने डिस्कवर किया कि उसकी असल जो इंटेलिजेंस, बेसिकली आपकी एक प्राइमरी होती है, हाँ, एक सेकेंडरी होती है, एक थर्ड होती है, हाँ, राइट। तो अगर आप अपने बच्चे को 14 साल की एज में जब आगे बढ़ना शुरू हो, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराए, देखें आपके बच्चे का इंटेलिजेंस किस रुझान पे है। प्राइमरी इंटेलिजेंस, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी बात दफा मुमकिन ना हो तो सेकेंडरी कर ले। प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान जो है, अगर वही प्रोफेशन में हो जाएगा, वो ना सिर्फ उस प्रोफेशन में कामयाब होगा, साथ साथ खुश होगा। कई लोग बहुत कुछ करते हैं, खुश नहीं होते। अच्छा, एक तो ये बड़ी एक इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है, उसको रखिएगा अपने जहन में। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उन करियर्स में जाए जहाँ पे वो कामयाब हो, तो ज़रूर करवाइएगा। जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि अक्सर हमने माओ को देखा है, मैंने मोर देन, और स्पेशली इन इंडो पाक एरिया, लाइक इन दिस सब कॉन्टिनेंट में मैंने देखा है, जो वो ये देखा है कि वो बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं, राइट। जब बच्चा अब आपका हो गया, 14 साल का हो गया, अच्छा मैंने वेस्ट में देखी ये चीज़, वो बच्चे का क्रिब दूसरे रूम में रखते हैं जब छोटा होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के टाइम पे, उसके साथ एक वो मॉनिटर रख देते कि जी आवाज़ आ रही है, रो रहा है, नहीं रो रहा है, मुट के चुप करा देंगे। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो कहते हैं लेमनेड का एक स्टोर लगा के देते हैं कि तुम पैसे कमाओ फॉर द सोसाइटी, राइट। फिर कभी कभी एक पेट दे देते हैं कि एक जिम्मेदारी आ गई पेट की उसके ऊपर। जब वो 14 साल का होता है तो उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें पेपर आउट करना है, और जब उससे बड़ा होता है 18 साल के बाद बोलते हैं अब तुम घर से जाओ भाई, यू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। मैं ये नहीं कि अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दें, लेकिन दे हैव लर्नड इन द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन दैट लेट इट गो। बट यहाँ पे क्या है कि हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे। हमारा कल्चर और है, ठीक है ना, हमारा कल्चर और है, उनका कल्चर और है। आप ये जरूर करें कि 14 साल के बाद अपने बच्चे को टोकना बंद कर दे, टोकना बंद कर दे, सही है। लेट हिम मेक रॉन्ग डिसीजंस एंड लेट हिम लर्न फ्रॉम दोज डिसीजंस आल्सो, ये करें। क्योंकि यहाँ आपका बच्चा घर में आपके साथ रहता है, मगर अब वो ज़हनी तौर पर आज़ाद है, ही इज फ्री नाउ, कि वो जिंदगी में जो डिसीजन लेता है उसको करने दे। माँ बाप सपोर्ट जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, तो अब आप उसको डांट नहीं सकते। डांटने का अमल था 7 साल की उम्र के अंदर से पहले, वो था जहां आप थोड़ा सा अपना दिखाएं आंखें, तो बच्चे को पता चले कि नहीं कोई अथॉरिटी है मेरी, शेर की सोने का निवाला, सोने का निवाला, और आंखें शेर की। एनीवे, अब यहां आपको लगे कि आपके बच्चे को समझाना है, तो उसको बैठ के इस तरह समझाए जिस तरह समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराया और आपका बच्चा निकला कैनेस्थेटिक,
ठीक है, अब क्या करना है? अब आप उसके हाथ में पेंसिल दे दे या कोई चीज दे दे कि बेटा इसको छुओ तो सही। जब वो टच करेगा उस वक्त अगर आप बताएंगे तो सीधी उसकी माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो टच से सीखता है बच्चा। ये तो आप पूरा एनएलपी सिखा रहे हो इसको। आई नो। अच्छा, एक एनएलपी का सवाल है और ये मेरा आखिरी सवाल है इस शो का। ये है कि हम जब माँ बाप को बात करते हुए देखते हैं, एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, राइट, उसके अंदर क्या होता है कि देयर आर नो कॉन्वर्जेशन, दे आर ओनली डिसीजंस बाय द पेरेंट्स कि अच्छा अब तुम्हें इससे शादी करनी है, तुम फैमिली से बाहर शादी नहीं कर सकते, तुम ये को मतलब इस कॉलेज में नहीं जा सकते, तुम लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ सकते, व्हाटसोएवर XYZ, बट आई एम सेइंग बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, और उसके आगे उनका जवाब ही होता है मेरे पास तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्या सिर्फ एक्सपीरियंस होने के साथ साथ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उस एक्सपीरियंस को कॉन्वर्जेशन के थ्रू बात कर सके, समझा सके? डेफिनेटली एक्सपीरियंस माँ बाप के पास ज्यादा है, मगर वो 20 साल पुराना है। वाओ, या टाइम्स हैव चेंज, राइट। हाँ, अगर आपके दीन के हवाले से बच्चा भटक रहा है तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखें उसके ऊपर। असल में हमारे माँ बाप को कॉन्वर्जेशन करना ही नहीं आती। असल इशू ये है, तुम्हारे ख्याल में कम्युनिकेशन करना हर एक को आता नहीं। मैंने MBS को, दोस्तों मैंने MBS को देखा है, MBS और बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, दे कैन नॉट स्टैंड अप एंड टॉक एक्सेप्ट जो सब्जेक्ट में उन्होंने MBA किया उसमें बात कर सकते हैं और किसी चीज पे नहीं बात कर सकते। एंड आई एम शॉक, वो लोगों के साथ रेपो बिल्डअप नहीं कर सकते। तो माँ बाप को कम्युनिकेशन आएगी कैसे? कॉन्वर्जेशन बेसिकली इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। रिश्ता ही रेपो ही नहीं बनती उनकी। रेपो ही नहीं बनती। अच्छा, जब भी होता है आप हमेशा कहते हो जब बच्चे से बात करो तो बच्चे के लेवल पे आके बात बच्चों करो। के लेवल पे आके करो। हाँ। अब बच्चा आपका नीचे बैठा, आप ऊपर से फिजिकल लेवल भी है, आप नीचे बैठो, हाँ। और नीचे बैठ के जब बात करोगे बच्चे के लेवल, तो बच्चा आपसे रिस्पॉन्ड करेगा बिकॉज कम्युनिकेशन का लेवल सेम है। सही। ठीक है, तो अब बेटा खड़ा है, आप डांट रहे हो उसको, बोलो बैठ जा बेटा मेरे से बात तो सुन। जब वो बैठेगा तो कम्युनिकेशन और होगी आपकी। सही। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि हमें 3-4 शोज और करने पड़ेंगे बिकॉज एक शो में तो ये कंप्लीट नहीं होना, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। और जब अपने बच्चे से आप बात कर रहे हो, आप चाह रहे हैं कि आप उसकी अच्छी तरबियत करें, तो सबसे पहले आप अपने एक्शंस को चेंज करें सो दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर आपका बच्चा इमिटेट कर सके आपको, और उसके बाद लर्न टू कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड एंड लर्न टू हैव अ कॉन्वर्जेशन इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डिसीजन। एक और चीज मैं चाहूंगा, आप लोग जब YouTube पे ये देखें पूरी, तो उसमें आप कमेंट्स में अगर सवाल हो वो भी भेजें हमें। बिल्कुल, आप #AskDrMoiz करके कमेंट्स में अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, और उनके डेफिनेटली मतलब आने वाले शोज में उन सवालों को लेंगे। हो सकता है उन सवालों के ऊपर हम पूरा एक टॉपिक बना लें और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग एंड लाइकिंग दिस शो एंड शेयरिंग इट। वो शख्स जो हमारे YouTube का सब्सक्राइबर है, माइंड साइंसेस ऑफिशियल का, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर रहा है, और स्क्रीन पे जो हमारे स्पॉन्सर्स के अभी नाम आ रहे हैं, उन स्पॉन्सर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम को फॉलो और लाइक किया हुआ है, वो हर ट्रांसमिशन में एक गिफ्ट हैम्पर जीतेगा। और अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो हम उसे देंगे, हमारी रेकी की वर्कशॉप 23 अप्रैल हो रही है, उसका एक फ्री वाउचर फॉर ऑल द रेकी 3 levels दैट इज वर्थ 16,500। सो डू पार्टिसिपेट इन आवर ट्रांसमिशन माह रमज़ान। मुझे और डॉक्टर मोइज़ को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे होगी कल मुलाकात फिक्स 4 बजे। टेक केयर।